वेलकम टू जी कवर। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइबर क्राइम, और हम बात करेंगे आज इसमें साइबर अपराध से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की अगर आप एनालिसिस करते हैं तो हर बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, और आपका स्पेशल जो है सिलेबस में ये टॉपिक भी है। तो भाई 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट साइबर अपराध से संबंधित करंट अफेयर हैं या क्वेश्चन हैं वो इस सब वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है। आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि साइबर अपराध है क्या। ठीक है, तो भाई देखिए, इंटरनेट के माध्यम से आप कंप्यूटर द्वारा या फिर मोबाइल फ़ोन द्वारा या फिर किसी को फेक कॉल कर या फिर सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक भाषण देकर या भारत सरकार के खिलाफ मतलब कोई गलत मुहिम चलाकर या फिर सोशल वेबसाइट के साथ किसी को ठग कर या किसी की संपत्ति की हानि कर ऐसा कोई भी जो है इंटरनेट के माध्यम से वर्क होता है उसको साइबर अपराध कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की ओर है भारत, और बहुत तेज़ी से भारत के अंदर जो है डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रही है, यानी ई मार्केट जो है अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिस कारण क्या है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग भी इस पर सक्रिय हैं, और हर साल बहुत सारे जो है लोगों को ये चूना लगाते हैं, यानी बहुत सारे मतलब ये क्या करते हैं, सेंध करते हैं, जिससे कि जो है इस अपराध से बचने के लिए हमारी जो सरकार है वो काफ़ी एक्टिव भी है, और निरंतर ये इसके प्रयास में भी है कि कैसे हम साइबर अपराध से बच सकें। ठीक है, तो भाई यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ खास जो है काम किए हैं साइबर अपराध से निपटने के लिए, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई देखिए, साइबर अपराध से रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का कि प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए हाल ही में किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा प्रदेश के 18 जिलों में साइबर थाने स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो भाई देखिए, ऐसा करने वाला जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है प्रदेश के 18 जिलों में क्या है, साइबर थाने जो है स्थापित किए जा रहे हैं। अब साइबर थाने क्यों स्थापित किए जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई साइबर थाने इसलिए स्थापित किए जा रहे हैं, यानी जो भी मतलब साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति है वो इन थानों पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो इस कारण ये थाने जो है स्थापित किए जा रहे हैं। तो प्रदेश के 18 जिलों में थाने स्थापित किए जा रहे हैं साइबर अपराध से निपटने के लिए। तो ये ऐसा किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध घटित होने पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर या फिर सहायता नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो भाई देखिए, क्या अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा वर्क हुआ है जो कि साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो अपनी शिकायत निम्नलिखित में से किस पर कर सकता है। पहला ऑप्शन आपका है कि साइबर सेल थाने, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि 18 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि साइबर सेल जो थाने स्थापित किए जा रहे हैं इन्हीं के लिए किए जा रहे हैं, यानी जो पीड़ित व्यक्ति साइबर अपराध से वो अपनी शिकायत वहाँ पर जाकर दर्ज कर सकता है। ठीक है, फिर डायल 112, तो भाई बिल्कुल सही है, इस पर भी डायल 112 पर भी आप साइबर अपराध से रिलेटेड जो है जानकारी बता सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और साइबर सेल थाने में भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वुमेंस जो हैं, जो कि आपको पता है कि डायल 1090 स्पेशली जो है वुमेंस हेल्पलाइन नंबर है उत्तर प्रदेश का, और इस पर भी जो है आप साइबर अपराध से रिलेटेड जो है जानकारी दे सकते हैं, यानी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो भाई ये सभी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो देखिए, हम आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय पहले आपका प्रयागराज में था, अब जो ट्रांसफ़र कहाँ पर हो गया है, आपका लखनऊ में हो गया। तो कई वीडियो में मैंने बताया है कि जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय है वो प्रयागराज में क्योंकि पहले था, लेकिन अब देखिए लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिए दे रहा हूँ कि जो अब ये जो मुख्यालय है वो लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो भाई जो पुलिस मुख्यालय है उसी के अंदर है आपका साइबर क्राइम मुख्यालय। बात समझ में आ रही है, कहाँ पर है,
उत्तर प्रदेश में जो पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश का, जो कि अब लखनऊ में ट्रांसफ़र हो गया है जिसका, उसी पुलिस मुख्यालय में ही क्या है, साइबर क्राइम मुख्यालय है। तो भाई लखनऊ में ही है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सर्वाधिक साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो भाई अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो सन 2018 था, ठीक है, 19 में थोड़ी सी कमी आई है, 20 में भी थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो 2018 था वो वर्ष ऐसा था जिस वर्ष जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा सर्वाधिक साइबर अपराध संबंधी जो है मामले दर्ज किए गए थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में अत्याधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो कि न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है, इसका लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया है। तो फिर से क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि हाल ही में अत्याधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया, न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अत्याधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और अब पूछा जा रहा है कि इसका जो लोकार्पण है वो किसके द्वारा किया गया है। तो भाई आपके ऑप्शंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, या फिर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, या फिर उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। तो हम आपको बता दें कि अत्याधुनिक साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो लोकार्पण किया गया है वो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि साइबर अपराध से संबंधित I4C यानी आधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय के कुल कितने घटक हैं। तो भाई कितने घटकों के रूप में ये वर्क करेगा, तो आपको बता दें ये 4 इसके जो हैं प्रमुख घटक माने जा रहे हैं जिसके तहत ये साइबर अपराधों से संबंधी मामलों की देखरेख करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि साइबर अपराध से संबंधित मामलों की सूचना देने के एवं शिकायत करने के लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, साइबर अपराध से संबंधित मामलों की सूचना देने एवं शिकायत दर्ज करने के लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जो है वो क्या है। आपके ऑप्शंस में आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, बस इसको थोड़ा सी बारीकी से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन कभी कभी गलत कर देते हैं। तो देखिए पहला ही ऑप्शन ठीक है, cybercrime.government.in, ठीक है। तो यही है आपका जो है आधिकारिक वेबसाइट भारत सरकार की जिस पे साइबर क्राइम से संबंधित आप मामले दर्ज करवा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो भाई cybercrime.gov.in, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कानून जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कानून सन 2000 में क्या हुआ था, पारित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा साइबर अपराध पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन पोर्टल आश्वस्त जारी किया गया है जिसका उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। तो भाई आश्वस्त जो है जो एक हेल्पलाइन पोर्टल है जो कि गुजरात सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इसका जो लोकार्पण यानी स्टार्ट किसने किया है इसको, तो याद रखिएगा गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस वीडियो कॉलिंग ऐप को असुरक्षित मानते हुए विशेष दिशा निर्देश के साथ संसद में प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है। तो भाई हम आपको बता दें कि ये वीडियो कॉलिंग ऐप जो है इसे गृह मंत्रालय ने असुरक्षित माना है और इसका संसद ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, यानी अब संसद में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही साथ जो भारतीय नागरिक उनके लिए भी बोला है कि इस जो मोबाइल ऐप का जो है प्रयोग आप थोड़ी सावधानी से करें। तो भाई यहाँ पर किस वीडियो कॉलिंग ऐप की बात की जा रही है जिसको गृह मंत्रालय द्वारा जो है थोड़ा सी क्या है असुरक्षित माना गया है यानी गलत माना गया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जूम जो है वीडियो कॉलिंग ऐप की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया। तो देखिए अभी ये संशोधन और भी होते रहेंगे, ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि साइबर अपराध दिन पे दिन नए चरणों के साथ दिखाई दे रहा है। और जब ये कानून बना था हमारे का 2000 में, सन 2000 में, तो बहुत कुछ नहीं था हमारे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। बट अब साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बहुत सारे संशोधन अधिनियम अभी आगे भी आते रहेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन अभी जो फर्स्ट अधिनियम की बात कर रहे हैं जो कि संशोधन हुआ था भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन में, तो वो हुआ था सन 2008 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में तेज़ी से बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस वर्ष तक नई साइबर नीति लाने का ऐलान किया। तो मैंने भी आपसे बोला ना कि अभी आपके अंदर और संशोधन दिखते होते रहेंगे। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जो अभी हमारे साइबर कानून है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब ये नई साइबर नीति लाएंगे और उसके अनुसार जो है अपने अधिनियम और कानून जो बनाएंगे। तो ये किस वर्ष तक लाने का ऐलान है इनका, तो याद रखिएगा दिसंबर 2020 तक ही, इसी वर्ष दिसंबर तक जो है नई साइबर नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में चर्चित रहे साइबर बुलिंग शब्द का अभिप्राय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ऐसे प्रश्न भी उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या बोले, हाल ही में चर्चित रहे साइबर बुलिंग शब्द का अभिप्राय है। आपके ऑप्शंस में है ऑनलाइन हैकिंग या फिर बच्चों की ऑनलाइन प्रताड़ना और एक अति लोकप्रिय गेम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई साइबर बुलिंग जो है इस शब्द का आप अच्छे से मतलब समझ लीजिए, बच्चों की ऑनलाइन प्रताड़ना। एक हालिया सर्वे के अनुसार भारत में इंटरनेट यूज़ करने वाला हर चौथा बच्चा जो है साइबर बुलिंग का शिकार है, यानी बच्चों की ऑनलाइन प्रताड़ना का जो है शिकार है। ठीक है, तो इस तरह की प्रताड़ना जो मतलब क्या बच्चे गलत वेबसाइट्स पर चले जाते हैं जहाँ पर इनको क्या फ्रॉड्स कॉल किए जाते हैं और फिर इनको क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है या फिर इनको डराया जाता है। तो साइबर बुलिंग वहीं से आया है और इस शब्द का जो करेक्ट मतलब क्या है, बच्चों की ऑनलाइन प्रताड़ना से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में बुडापेस्ट कन्वेंशन जिस पर विश्व स्तरीय रूप से भारत के सरकार ने भी हस्ताक्षर किए हैं, इसका संबंध है। तो भाई बुडापेस्ट जो है कन्वेंशन क्या है, तो आपको याद रखना है डेटा सुरक्षित संधि है जिसे भारत ने भी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। कई शक्तिशाली देशों के साथ ये संधि की गई है जिससे कि हर देश का जो है डाटा सुरक्षित रहे। तो यही संधि की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा बुडापेस्ट कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के मेल को जो है कुल कितना अंश देता है। तो भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में इंटरनेट द्वारा होने वाली कमाई का कितना प्रतिशत जो भाग है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर बात की जा रही है 14 से 15% माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल मार्केटिंग यानी इंटरनेट से कमाई होने वाले माध्यम को। लेकिन ये बोला जा रहा है कि 2020 से 24 के बीच ये 20% तक हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत में तेज़ी से जो है ऑनलाइन कमाई के स्रोत बढ़ रहे हैं जिस कारण ये जो अभी और ग्रो कर सकती है। ठीक है, बस करना क्या है, साइबर अपराध को कम करना है ताकि इस पे जो है और लोगों का ट्रस्ट बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई थी। तो यार कि अति संवेदनशील सूचना संरक्षण नीति है ये। ठीक है, तो भाई कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स मतलब आप भारत सरकार का लीक नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा अपराध माना जाएगा। तो इसीलिए जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 लाई गई थी। तो अति संवेदनशील सूचना संरक्षण नीति है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल संबंधी मामलों में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान करती है। तो भाई आईपीसी की धारा पूछी जा रही है कि फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से अगर आप कोई वर्क करते हैं तो वो दंड का प्रावधान करती है।
तो भाई आईपीसी की कौन सी धारा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा धारा 463 जो है ये फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधी मामलों के लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया आंकड़ों के अनुसार भारतीय ऑनलाइन बाजार विश्व में कौन सा स्थान रखता है, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रख रहा है। आपके ऑप्शंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं 2020 के आंकड़े, 2019 में चेंज हो सकते हैं, 2018 में भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको हम अपडेट करते हैं। तो 2020 के भी आंकड़े आ चुके हैं। तो सेकंड नंबर पे है भारत भारतीय ऑनलाइन बाजार में। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे आपका है चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे एक साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे एक साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। आपके ऑप्शन में पोर्नोग्राफी, साइबर आतंकवाद या फिर क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी या ये सभी। तो भाई बिल्कुल ये सभी माने जाते हैं साइबर अपराध। पोर्नोग्राफी है, साइबर आतंकवाद है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ये सभी क्या हैं आपके साइबर अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय सरकार द्वारा के दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से किस तरह के यूआरएल होने पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस तरह का यूआरएल होने पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं अगर यूआरएल ऐसे स्टार्ट है। तो देखिए अगर यूआरएल HTTPS है तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर URL HTTP है तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से साइबर अपराध घटित होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप किसी URL पे गए हैं और वहाँ पर HTTPS है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये एक सुरक्षित जो है URL माना गया है भारत सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक अपराध का संबंध है कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन या ये सभी। तो भाई सिंपल सी बात है, ये सभी कंप्यूटर से भी हो सकता है, इंटरनेट से भी हो सकता है, मोबाइल से भी हो सकता है। तो ये सभी हैं इलेक्ट्रॉनिक अपराध से संबंधित। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विजय शेखर शर्मा निम्नलिखित में से किस कंपनी के मालिक है। तो देखिए अभी ये काफ़ी सुर्खियों में आए थे। ठीक है, नोटबंदी के बाद भी ये काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, अभी जब लॉकडाउन हुआ है तो भी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। तो भाई विजय शेखर शर्मा से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भाई आपको याद रखना है ये CEO हैं या फिर मालिक भी हैं ये पेटीएम के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि धारा 66F का संबंध किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारा 66F का संबंध किससे है। तो हम आपको बता दें साइबर आतंकवाद से। तो आपको पता है कि आतंकवाद के जो लोग हैं वो काफ़ी जो हैं सोशल मीडियाज़ पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये भारत सरकार के ख़िलाफ़ या फिर जनरेशन को भड़काने के ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे वर्क करते रहते हैं जिसको साइबर आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो संबंधित धारा है वो धारा 66F है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक, शेयरइट, UC ब्राउज़र जैसे अति लोकप्रिय भारतीय नहीं होंगे ये भारत में इस्तेमाल होने वाले ऐप को बंद कर दिया गया। यह किस देश के थे। ठीक है, तो भाई लगभग लोग इसका आंसर जानते होंगे। भाई टिकटॉक जो है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, शेयरइट बहुत सारे लोग यूज़ करते थे, UC ब्राउज़र भी लगभग लोग यूज़ करते थे। तो भाई चाइनीज़ ऐप थे जिसको भारत ने हाल ही में क्या कर दिया, सुरक्षा कारणों का हवाला देते बंद कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। तो भाई सुंदर पिचाई किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये गूगल के CEO हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई, जिसके तहत आधार कार्ड बनवाए गए थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो आपको बता दें 28 जनवरी 2009 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध साइबर अपराध से है। स्पैम ईमेल,
या फिर हैकिंग या फिर फिशिंग या ये सभी। तो देखिए आपको स्पैम ईमेल और हैकिंग ये तो साइबर अपराध संबंधित हैं, लेकिन बहुत सारे फिशिंग जब आता है तो लोग सोचते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन भाई है। फिशिंग शब्द का भी संबंध साइबर अपराध से ही है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आयरलैंड के जो है ब्रेंडन ग्रीने और उनकी टीम ने मिलकर जो है बनाया भारत में अति लोकप्रिय गेम पबजी का निर्माण किया, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बंद कर दिया गया। यह गेम किस देश का है? तो भाई पबजी कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे। तो लेकिन ये बहुत से लोग कम जानते हैं कि इसे बनाया किसने है। तो याद रखिएगा आपके ब्रेंडन ग्रीने ने बनाया है इसको। ये आयरलैंड के थे और पूछा क्या जा रहा है कि पबजी जो है किस देश का गेम था। तो जब इसको बंद किया गया तो बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूज़न में थे कि शायद चाइनीज़ गेम था, लेकिन नहीं भाई, ये दक्षिण कोरिया का गेम था जिसको हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते क्या किया है, बंद कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध एवं सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कुल कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भाई 59 चीनी ऐप्स पे क्या किया है, भारत सरकार ने बैंड लगा दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र आधार कार्ड में कुल कितने अंक का नंबर होता है जो कि एक वैलिड आधार कार्ड नंबर कहलाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको आने चाहिए। तो भाई आप निकालेंगे एग्ज़ाम में आधार कार्ड और फटाक से बता देंगे कि भाई ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर नहीं निकाल पाए आधार कार्ड या फिर आपके पास समय कम है तो आपको याद होना चाहिए इसमें जो नंबर होते हैं वो 12 होते हैं और ये वैलिड माने जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।